अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब के ऊपर है और ये आपका बुक के ऊपर एक चैप्टर है लरेंजोस्कोप एंड द लेंजोस्कोप्स एंड ट्रैकियल इंटुबेशन इक्विपमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर से भी आपने मटेरियल को देखना है और यहाँ से भी पढ़ना है। दोनों मटेरियल्स को पढ़ के फिर आपने मुझे एक असाइनमेंट बना के सेंड करनी है। ठीक है जी, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब्स आर कर्व ट्यूब्स फॉर द इंटुबेशन। ये बेसिकली इस तरह की कर्व ट्यूब होती हैं। आगे चल के आप देखें भी कि इनकी भी कि इस तरह की कर्व ट्यूब होती हैं ये। ठीक है, और इन ट्यूब्स ये एंडोट्रैकियल इंटुबेशन के लिए ये यूज़ होती हैं, यानी कि जब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन हमें चाहिए होती है तब हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्यूब आर प्रीवियसली मेड अप ऑफ द लैटेक्स, इंडियन रबर एंड दोज आर स्टिल अवेलेबल एंड करंटली प्लास्टिक ट्यूब पीवीसी आर परफॉर्म प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो पहले जो हमारे पास ट्यूब अवेलेबल होती थी वो बेसिकली लैटेक्स की होती थी। ठीक है, यानी कि इंडियन रबर की अवेलेबल होती थी। ठीक है, तो ये जो ट्यूब होती हैं ये आज भी हमारे पास मौजूद हैं और इन इंडियन रबर का एक इशू है कि इनकी वजह से जो है वो पेशेंट को एलर्जी बहुत होती है। ठीक है, क्या होती है? एलर्जी। और जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बर्न के चांसेस होते हैं, ये जलती भी हैं। अब जल तो पीवीसी भी सकती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं जलने के। ठीक है, और दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ये रेड या ब्लू या ग्रीन होती हैं और बहुत हार्ड सी होती हैं और इनके क्रॉस देखा नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरी जो करंटली अवेलेबल हैं वो हैं आपके पास पीवीसी की यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की या प्लास्टिक की। और इनके तीन एडवांटेजेस हैं हमारे पास। डिस्पोजेबल होता है, इनको हम फेंक सकते हैं, इन्फेक्शन फ्री होती हैं, ये हाइपो एलर्जिक होती हैं, यानी कि सेंस लेटेक्स की जो एलर्जी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन ये इनकी जो है वो एलर्जी नहीं होती जिसकी वजह से हमें एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन वगैरह नहीं होते। ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी वजह से easily visualize of the blockage ETT ड्यू टू द ब्लड पास या सेक्रेशन की वजह से अगर कहीं से ब्लॉक हो जाए तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके तीन फ़ायदे हैं। ठीक है, सेकेंडली हम आजकल जो है वो एक हमारे पास जो लेज़र सर्जरीज होती हैं उन लेज़र सर्जरी के अंदर हम स्टील की भी या आयरन रॉड की भी यूज़ करते हैं ये ETT, लेकिन वो आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम यूज़ पढ़ेंगे उसको। लेकिन आपने माइंड में ही रखना है कि इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के बजाय हम रॉड की या स्टील की भी, आयरन रॉड की भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा सेंट्रल पार्ट और तीसरा जो है वो उसके डिस्टल। यानी कि अगर आपको मैं समझाऊं तो ये एक जो है वो ETT ट्यूब है, ये इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है जो पेशेंट की बॉडी से बाहर मशीन की तरफ होता है, और ये इसका जो है वो क्या होता है, डिस्टल एंड जो पेशेंट की बॉडी के इनसाइड होता है, और ये सेंटर सारा का सारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, सेंटर के ऊपर तीन पार्ट होते हैं, ये वोकल कॉर्ड गाइडर, ठीक है, दूसरा रेडियो पैक मार्क, और तीसरा जो है वो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस इंडिकेटर मार्क होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये नहीं कैलिब्रेटेड हुई होती है। उसके अलावा काफ़ी फोर्थ इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ काफ़ भी मौजूद होते हैं, क्या होते हैं वो हम देखेंगे, और एंड पे डिस्टल पार्ट है। ठीक है, अब देखें कि जो इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसके अंदर क्या होता है कि 15 मिलीमीटर जो है वो क्या होता है, एक अडाप्टर्स होता है जो कि जिसके साथ कनेक्टर होता है, और वो फिट हो सकता है वेंटिलेटर के अंदर या एम्बो बैग के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाऊं कि ये अगर आपके पास ETT है तो इसका ये एंड जो प्रॉक्सिमल एंड है इसके ऊपर इस तरह से एक जो है वो कनेक्टर के लिए ट्यूब सी बनी होती है। ये एम्बो बैग के साथ भी कनेक्ट हो सकती है, जो आपके ब्रीदिंग सर्किट है उसके साथ, ये वेंटिलेटर के साथ क्या हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, सेंटर के अंदर क्या है कि वोकल कॉर्ड गाइड होती है इसके अंदर। ठीक है, ब्लैक लाइन से पड़ी होती है जो कि वोकल कॉर्ड गाइड होती है, विच शुड बी प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड सो डैट द टिप ऑफ द ETT इज पोजिशन अबव द बाइफर्केशन इन बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, इन द ट्रैकिया। अब होता क्या है कि आपको पता है ना कि जब हम ट्रैकिया से आगे ये जाते हैं इसके अंदर
लैरिंक्स ट्रैकिया के आगे से हम निकल के जब वो आगे ब्रोंकाई के लेवल पे जाते हैं तो वो बाइफरकेट होके यूँ दो तरफ चले जाते हैं। ये इसकी दो एंगल बनते हैं, एक स्मॉल एंगल होता है, एक लार्ज एंगल होता है, ठीक है। तो हमारी जो नीडल टिप हो ईटीटी की वो एग्जैक्टली इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए मार्क हमारे पास बना होता है जिसको वोकल कार्ड गाइड का नाम देते हैं। वो वोकल कार्ड गाइड हमने एट द ओपनिंग ऑफ वोकल कार्ड रखना होता है, तभी ये जाके यहाँ पे फिक्स आती है, ठीक है। यानी कि तभी ट्रैकिया को कवर करके वो ब्रोंकाई के अंदर जाती है, ठीक है। लिहाजा उस मार्क के मुताबिक हमने चलना होता है और वो मार्क हमने ऑन द ओपनिंग ऑफ किसके अंदर ये वोकल कार्ड रखना था, ठीक है। इसके अंदर एक रेडियो ओपैक मटेरियल होता है। रेडियो ओपैक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो एक्सरेज रेज की जो उनके ऊपर पड़ती हैं तो वो हमें नज़र आता है, ठीक है। The radio opaque mark, which is essential for the accurate visualization of the position of ETT tube within the trachea by means of the X-rays, यानी कि एक्सरे की मदद से देखने के लिए एक रेडियो ओपैक मटेरियल होता है। ETT को आपको उठा के देखें ना तो उसके अंदर एक ग्रीन सी लाइन पड़ी होती है पूरी की पूरी के अंदर, ठीक है। वो रेडियो ओपैक मटेरियल होता है। और उसके अलावा क्या होता है, द डिस्टेंस इंडिकेटर मार्क्ड इन द सेंटीमीटर्स विच फैसिलिटेट द प्लेसमेंट ऑफ द ETT। अब ETT अगर आप देखेंगे, ये देखी हुई हो तो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से मार्क हुआ होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कितनी पेशेंट की बॉडी के अंदर रखनी है, कितनी बार, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, हाँ एक मिनट कॉल है। हाँ सॉरी, स्टूडेंट से एक कॉल थी। तो उसके बाद देखें जी कि इसके अंदर एक जो है वो कफ होता है। कफ इस तरह की ETT ट्यूब के अंदर, ये जो है वो ETT ट्यूब है, तो इसके साथ यहाँ पे एक बैलून सा लगा हुआ होता है जो हवा से इसको इन्फ्लेट भी किया जा सकता है और डिफ्लेट भी किया जा सकता है, ठीक है। हवा निकाल के डिफ्लेट कर सकते हैं, हवा डाल के हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसके अंदर एक कफ होता है। उसके बाद डिस्टल एंड के ऊपर मार्फी आई होती है, ठीक है। क्या चीज़ होती है, एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसको हम मार्फी आई का नाम देते हैं इन द लैटरल वॉल। इस तरह ये साइड के ऊपर, ये जो है वो आपके पास ETT है, ये इसकी लेटरल साइड है, यहाँ पे एक मार्फी आई बनी होती है, इसकी ओपनिंग होती है जिसको हम मार्फी आई का नाम देते हैं, ठीक है जी। विच प्रिवेंट्स द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, इंक्रीज द डिस्टल एंड द इम्पैक्ट विद द सिक्रेशन ब्लड एट्सेट्रा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक डिस्टेंट ब्रॉड हो जाता है, यानी कि एक तो ओपनिंग ये हो गई और एक ओपनिंग इसकी ये होगी। बिलफर्ज अगर ये सिक्रेशंस वगैरह आके ब्लॉक भी हो जाती है तो ये ओपन रहती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस वगैरह चलती जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा देखें कि ये आपके पास जो है वो बैलून पड़ा हुआ है ट्रैकिया के अंदर और ये ETT आ रही है, ठीक है। और इस तरह से इंटरट्रैकियल ट्यूब प्लेलेट से 8 प्लेलेट से गुजर के आगे टंग के ऊपर से आके ये वोकल कार्ड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है जी। अब टाइप आप इसकी देखें तो इसकी कफ टाइप होती है और नॉन कफ टाइप होती है, ठीक है। कफ ट्यूब आर यूज्ड इन द चिल्ड्रन मोर देन 8 ईयर एंड पोजिशन एंड प्रिवेंट्स द एस्पिरेशन ऑफ द कंटेंट फ्रॉम द GIT ट्रैक इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। अब होता क्या है कि यानी कि ऐसी ट्यूब जिसके अंदर ये बैलून साइड पे कफ लगा हुआ होगा, बैलून लगा हुआ होगा, वो मोर देन पेशेंट ऑफ द 8 ईयर, यानी कि जो लोग 8 साल से बड़े होंगे उनके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। और चिल्ड्रन अनकफ्ड जिसके अंदर ये बैलून नहीं होता उसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं जी, लेस देन 8 ईयर जितने भी लोग हैं इनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वो इसका कफ है, ठीक है। और ये इसका पायलट बैलून है जिसकी मदद से हम इसके अंदर यहाँ पे सिरिंज लगा के हम एयर फिल करते हैं, ठीक है जी। एयर फिल हम इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ, ये ऐसा कफ है जो कि आपकी जो है PVC पाइप के अंदर लगा होता है। ये PVC एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर लगा होता है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन प्रेशर जो है वो क्या है, लो है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो क्या है जी कि
लो वॉल्यूम हाई प्रेशर एक कफ है, और ये आपने पीछे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे जो है वो क्योंकि वॉल्यूम कम है इसलिए प्रेशर क्या है, हाई होता है। ठीक है, और इधर जो है वो वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा है, प्रेशर इसलिए क्या है, कम है। ठीक है जी। अब ये जो है वो आप देख सकते हैं कि ये है मार्फियाई। ठीक है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइड के ऊपर जो है एक ओपनिंग है, और उस ओपनिंग को जो है वो हम किसका नाम देते हैं, मार्फियाई का नाम देते हैं। और ये एंड के ऊपर जो ओपन है इसको हम नाम देते हैं बीवेल का। ठीक है, और साइज़ की अगर बात देखें आप तो फ्राम 2 मिलीमीटर टू द 16 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर होता है इसका। ठीक है, और लेंथ इसकी वेरी करती है। द साइज़ ऑफ द ट्यूब कैन बी डिटरमाइंड इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू एज एंड ईयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर जो है वो इफेक्टिव होता है। यानी कि अगर आपके पास एक बच्चा है जो कि 8 साल का है, जमा आप क्या करें, डिवाइडेड बाई करेंगे आप 4, और प्लस आप करेंगे इसको 4 के साथ, तो इसके अंदर क्या होता है जी, ये आप इसको कट के आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 4। तो ये इंटरनल डायमीटर एटलीस्ट जो है वो 6, इस तरह से जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो रफली द डायमीटर ऑफ द चाइल्ड लिटिल फिंगर इज़ सेम एज़ द रिक्वायर्ड फॉर द एटीटी। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम उसकी लिटिल फिंगर के मुताबिक, उसकी लिटिल फिंगर के बराबर जो है हम इसको यूज़ करें। ठीक है, द फॉलोइंग द ट्यूब गिव्स एन आइडिया अडॉप्ट द साइज़ ऑफ द एटीटी। हम इस टेबल की मदद से भी देख सकते हैं। प्री मैच्योर के अंदर हम 2.5 का यूज़ करते हैं। फुल टर्म बेबीज़ अप टू द 2 वीक्स, उसके अंदर जो है वो 3.5 के अंदर हम यूज़ करते हैं। फ्राम द 2 वीक्स टू द 24 वीक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं 4 to 4.5। और फ्राम द 6 मंथ टू द 12 मंथ हम 1 साल के बच्चे के अंदर जो है वो 4 to 5 जो है वो हम डायमीटर की ट्यूब यूज़ करते हैं। ठीक है जी। द इंक्रीज द साइज़ ऑफ द ट्यूब बाय द 0.5 centimeter from the 6 month rise the age, so at the approximately 6 year of the age size of the ATT tubes to be used in the approximately 8 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर जो एज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से जो है वो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्यूब भी जो वेरी करते जाते हैं। मोस्टली हमारे पास फीमेल के अंदर 6.5 की ट्यूब जो है वो पड़ती है, और अडल्ट मेल के अंदर 7 की जो है वो ट्यूब आती है। ठीक है, यूजर्स ट्यूब के क्या क्या हैं, हम इसको मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वेंटिलेशन विद द हेल्प ऑफ मशीन जब हम दे रहते हैं। ठीक है, फॉर द इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये भी जो है वो जब हम एम्पो बैग की मदद से जब आप जो है वो कंट्रोल वेंटिलेशन दे रहे होते हैं मशीन के ज़रिए, वेंटिलेटर के ज़रिए, उसके ज़रूर करते हैं। ड्यूरिंग रिससिटेशन, जब आप पेशेंट को रिससिटेट कर रहे हैं, उसकी जो है वो CPR कर रहे हैं, उस टाइम उसको यूज़ करते हैं। डायरेक्ट सक्शनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड द मेकोनियम एस्पिरेशन, जब बेबी पैदा होता है तो उसकी ट्रैकिया के अंदर से मेकोनियम को निकालने के लिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकालने के लिए, और मेकोनियम जो फीसस वगैरह बच्चे की चली जाती हैं बाद में, उनको निकालने के लिए हम जो है वो ATT डाल के उसके ज़रिए सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, एंड द एपिग्लॉटिस एंड ग्लटाइटिस एंड द लाइफ थ्रेटनिंग क्रॉप, अच्छा कोई जो है वो अगर इन्फेक्शन वगैरह कोई डिजीज़ ऐसी है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इन टेटनस हाउ और फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस ट्रैकेस्टमी इज़ प्रेफरेबल। अच्छा, टेटनस अगर हो गया पर एयर वे का, अब जो है वो पेशेंट सांस नहीं ले रहा, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर अपर एयर पे टोटली फेल हो जाए तो फिर हम ट्रैकेस्टमी करते हैं, ये गले को काट के ट्रैकिया के ऊपर से वहाँ से एक ट्यूब डाल देते हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जेनरोटिक एडिमा, तो जो अपर एयरवे का या ख़ासकर टंग का जो है वो अगर एडिमा हो जाए तो उसके अंदर जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी कि मैकेनिकल ट्रामा टू द टंग, टीथ, पैलेट, और उसके बाद जो है फेरिंक्स, लैरिंक्स ड्यूरिंग द इंटुबेशन। ट्रामा बहुत कॉमन है, ETT के दौरान ETT डालते हुए हम ट्रामा कर सकते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंक्स वाल लीडिंग टू द कफ, वॉमिटिंग एंड वोकल वेजुलल एपिसोड एंड
रिजल्टेंट हाइपॉक्सिया एंड ब्रेडिकार्डिया, स्ट्रेस रिस्पांस है ये सारे के सारे, यानी कि पेशेंट को जो है वो वॉमिटिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, हाइपॉक्सिया होता है और ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन में काज the pressure neurosis of the laryngeal tube leading to the persistent hoarseness. Hence, tracheostomy is indicated in the patient requiring the long term tracheal ventilation. अब क्या होता है कि अगर बहुत देर, यानी कि अगर किसी बंदे को 7 से 8 दिन ट्यूब पड़ी हुई है, तो या 2 वीक 3 वीक तक अगर कोमा के अंदर पेशेंट है, तो वो ये जो आप बैलून फिल करते हैं, उस बैलून की फिलिंग की वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ा रहता है, तो पेशेंट की जो है वो लरेंजियल न्यूरोसिस हो सकती है, यानी कि प्रेशर की वजह से न्यूरोटिक साइंस आते हैं, यहाँ पे टिश्यू टूट सकते हैं, जिसकी वजह से हॉर्सनेस लाइक साउंड आते हैं कि साउंड उन पेशेंट की ख़राब हो जाती है, ठीक तरह से बोल नहीं सकते। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो हमें क्या चाहिए, ट्रैकेस्टमी हमारे लिए प्रेफरेबल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि नीमोथॉरेक्स क्या है कि पेशेंट की जो है वो थॉरेक्स एरिया के अंदर एयर कैविटी जो होती है, जो प्लोरल कैविटी है उसके अंदर एयर जा सकती है। इस कंडीशन को ये यानी कि तोड़ सकती है, ये जो आपकी एटीटी है वो प्लोरल कैविटी को तोड़ के वहाँ पे एयर इंडल्ज कर सकती है, जिसको हम बाद में जो है वो चेस्ट ट्यूब से रिमूव करना पड़ता है हमें। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपने ये दोनों यहाँ स्लाइड से भी ये लेक्चर कवर करना है, और उसके बाद बुक से भी, और उसके बाद इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना के मुझे भेजनी है।